नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं RSCIT एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा टेस्ट पेपर लेकर आई हूं, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि यदि आप इन टेस्ट पेपर की सहायता से तैयारी करेंगे तो एग्जाम में शानदार मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं नए सिलेबस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तीसरा टेस्ट पेपर। मैं आपको पेपर बताऊं उसके पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं तीसरे टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाने वाला कंप्यूटर है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए: माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंतरिक्ष में की जानकारी और पृथ्वी के नीचे की भी जानकारी हमें प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इनकी सहायता से हम मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए 4G 5G टाइप के नेटवर्क को हम प्राप्त कर पाते हैं और इनके लिए जो यूज किया जाता है वो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसके लिए 4 उत्तर दिए: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वायरस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं और सिस्टम को मैनेज करने का कार्य करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग के कार्य के लिए टैली डिजाइन किया गया है, या ऑफिस संबंधित कंप्लीट कार्य करने के लिए MS ऑफिस डिजाइन किया गया है। वायरस सेल्फ एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में इंसर्ट होकर कंप्यूटर के डेटा को, फाइल्स को, फोल्डर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की इफिशियंसी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, हार्डवेयर कंपोनेंट जो CPU का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है कहलाते हैं। इसके लिए 4 उत्तर दिए: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही उत्तर है पेरिफेरल डिवाइस। आपके मन में आ रहा होगा कि इनपुट डिवाइस भी तो CPU से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनका हिस्सा नहीं होते, CPU का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, अभिन्न हिस्सा नहीं होते, तो आपने इनपुट डिवाइस क्यों नहीं कहा? तो इनपुट डिवाइस CPU का अभिन्न हिस्सा नहीं होते, पर अकेले इनपुट डिवाइस ही ऐसे नहीं है जो CPU का अभिन्न हिस्सा नहीं है। आउटपुट डिवाइस भी ऐसे ही डिवाइस है जो CPU का अभिन्न हिस्सा नहीं है। पर पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही आते हैं, उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कि आपके कीबोर्ड, माउस, आपका प्रिंटर, मॉनिटर, माइक, स्पीकर, वेब कैमरा वगैरह, ये जो सब चीज़ें अलग से लगाई जाती है ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है। जबकि स्टोरेज डिवाइस यानी आपकी हार्ड डिस्क CPU का एक अभिन्न हिस्सा होती है, तो इसलिए ये तो उत्तर होना ही नहीं था। बाकी सही उत्तर है सी, पेरिफेरल डिवाइस। अगला प्रश्न है, पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन आदि है। 4 उत्तर दिए: प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, प्रोसेसर्स, कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रोसेसर्स। ये प्रोसेसर्स के प्रकार हैं, पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन आदि, तो ये सब प्रोसेसर्स हैं। अगला प्रश्न है, यह एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। 4 उत्तर दिए: लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, OMR। तो इसका सही उत्तर है OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, यानी ये कुछ जो चिन्ह हम बनाते हैं उनको पहचानने का कार्य करते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होता है। आप जो RSCIT का एग्जाम देंगे, इसकी जो आंसर शीट मिलेगी उसको आप कहते हैं OMR शीट। उसमें आपने देखा होगा कि प्रत्येक प्रश्न के आगे 4 गोले बने होते हैं, उनको आपको भरना होता है पेन या पेंसिल से, और उन्हीं को पढ़ने का काम ये डिवाइस करता है। और जो आपने आंसर लिखा है उन आंसर को कंप्यूटर फिर आइडेंटिफाई करता है और उसके आधार पर आपका रिजल्ट बताता है।
अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाने वाला उपकरण है। 4 उत्तर दिए, मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसका सही उत्तर है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम बड़ी साइज की प्रिंटिंग को प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रिंट निकाल सकते हैं, बड़े पेपर पे प्रिंटिंग प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मॉनिटर तो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवाता, हार्ड कॉपी प्रोवाइड ही नहीं करवाता है, तो मॉनिटर तो इसका आंसर होगा ही नहीं। लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर वैसे प्रिंटर होते हैं जिनमें हम एक A4 साइज या लीगल साइज के पेपर को ही प्रिंट कर पाते हैं। तो प्लॉटर जो होता है वो बड़ी साइज की और हाई क्वालिटी वाली ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग के जो नक्शे वगैरह होते हैं, ब्लूप्रिंट्स जिनको कहा जाता है, सर्किट डायग्राम जो बनाए जाते हैंगे फैक्ट्रीज वगैरह में मशीनों के, वो सब प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7वां, निम्न में से सबसे अधिक गति वाली मेमोरी है। 4 उत्तर दिए, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और रोम। तो इसका सही उत्तर है कैश मेमोरी ए। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से भी ज़्यादा स्पीड वाली मेमोरी होती है, जबकि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा स्पीड वाली मेमोरी होती है। पर कैश मेमोरी चूंकि मेन मेमोरी से भी ज़्यादा स्पीड लेके चलती है, इसलिए इसका सबसे अधिक गति वाली मेमोरी कैश मेमोरी मानी जाती है। कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें जो भी हम सेव करते हैं वो तुरंत खत्म हो जाता है जैसे ही हम दूसरा मैटर उस पर सेव करते हैं। तो जब आप कट या कॉपी कमांड से कोई डेटा कॉपी करते हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे आप पेस्ट कमांड के द्वारा वापस से स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं। पर जैसे ही आप दूसरी बार कट या कॉपी कमांड लगाते हैं तो पहला वाला मैटर ओवरराइट हो जाता है, उस पर दूसरा मैटर आ जाता है। तो ये टेम्पररी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, GUI से तात्पर्य है। 4 उत्तर दिए, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जियोग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में पहले जो चलता था मोड वो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, जिसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी और सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखता था। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हुआ तो कंप्यूटर में ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाने लगा और उस मोड को कहा जाने लगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। और विंडोज में आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह दिखती हैगी, आइकन्स दिए होते प्रोग्राम्स के पिक्चर्स के रूप में, तो ये GUI मोड को कहलाता है, जिसमें हम हर चीज को ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवा, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम्स के आइकन्स को होल्ड करने के लिए जो जगह होती है उसे कहा जाता है। 4 उत्तर दिए, सिस्टम ट्रे, फोल्डर्स, डेस्कटॉप, टास्कबार। इसका सही उत्तर है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे टास्कबार पर ही एक स्थान होता है जिसमें करंट में रन हो रहे प्रोग्राम जो कि वर्तमान में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं पर वो रन हो रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो उनके आइकन्स को रखा जाता है। तो उसे सिस्टम ट्रे कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप पर होती है, टास्कबार पर होती है। फोल्डर्स ऐसे फोल्डर्स वो भाग होता है, यानी हम बनाते हैं फोल्डर्स को जिनमें फाइलों को रखते हैं, डेटा को रखते हैं। और डेस्कटॉप पूरी स्क्रीन जो दिखाई देती है हमें मॉनिटर की, वो डेस्कटॉप कहलाती है, जिसपे कई सारे आइकन्स होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। और टास्कबार डेस्कटॉप पर जो नीचे लाइन होती है वो टास्कबार कहलाती है और सिस्टम ट्रे टास्कबार का ही एक भाग होती है। अगला प्रश्न है, विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। 4 उत्तर दिए, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोर्टाना, कंट्रोल पैनल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। तो इसका सही उत्तर है कोर्टाना। कोर्टाना में हम ये टास्कबार पर ही स्थित होता है, एक इस यानी रेक्टेंगल पार्ट होता है जहां पर हम लिखकर या बोलकर कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, इसीलिए इसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा गया है, क्योंकि बोलकर यानी वॉइस का इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं और असिस्टेंट की तरह ये कार्य करता है हमारे लिए, यानी प्रोग्राम खोल कर देता है, इसलिए इसे पर्सनल असिस्टेंट कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है कोर्टाना। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा
प्रोवाइड किया गया एक वेब ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ के साथ हमें मिलता है। कंट्रोल पैनल एक आइकन होता है, एक फोल्डर होता है जो कि कंप्यूटर में स्थित सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। और विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा स्थान विंडोज़ में दिया गया है जो कि पोर्टेबल डिवाइस या मोबिलिटी डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है, जैसे उनकी साउंड की स्पीड को मैनेज करना, कलर की ब्राइटनेस को मैनेज करना, बैटरी को मैनेज करना। इस तरह के काम विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर में होते हैं। पर ये पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए होते हैं, ऐसे डिवाइसेस के लिए जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हुआ, पाम टॉप हुआ, इनके लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी लैपटॉप के विंडोज़ 11 में स्पीकर की आवाज़, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि सभी सेटिंग को एक ही स्थान पर प्राप्त करने का स्थान है। 4 उत्तर दिए, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोर्टाना, कंट्रोल पैनल, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। तो इसका सही उत्तर है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये विंडोज़ के साथ दी गई एक ऐसी सुविधा होती है जो पोर्टेबल डिवाइसेस की सेटिंग्स को एक स्थान पर मैनेज करने के लिए प्रदान की गई है। तो लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, तो लैपटॉप को मैनेज करने के लिए हम विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन मैंने आपको पिछले प्रश्न में अभी समझाए हैं। अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस जहां डॉक्यूमेंट्स और बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। तो 4 उत्तर दिए हैं, www, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, विंडोज़। तो इसका सही उत्तर है www। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी एक ऐसा जाल जो वर्ल्ड वाइड रूप में फैला हुआ है। तो वर्ल्ड वाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन पेज एक साथ जुड़े हुए हैं, वेब पेज इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में, उन सब को हम यहाँ पर इसकी सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, वेब रिसोर्सेज को सबको ले सकते हैं। और URL जब हम किसी का देते हैं तो उसमें सबसे पहले www ही हम लिखते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन से, जो भी डेटाज है, उनको सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर कोई भी साइट्स को ओपन करके उस पर ब्राउजिंग करने की सुविधा हमको प्रदान करता है। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका सही उत्तर है www। अगला प्रश्न है, एक निजी नेटवर्क जो केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। इसके लिए 4 उत्तर दिए, इंटरनेट, इंट्रानेट, www, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि एक लोकल एरिया में ही फैला हुआ होता है, उसकी लिमिटेड एरिया में फैला हुआ होता है। और वहाँ पर इसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एक सिस्टम पे सारी इंफॉर्मेशन होती है और बाकी के लोग उससे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसा नेटवर्क एक छोटे एरिया में जो उपलब्ध होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और उसके एम्प्लॉय उनको एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए इंटरनेट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, USSD से तात्पर्य है। 4 उत्तर दिए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सिक्योर सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सिक्योर डेटा, यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसका सही उत्तर है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये यूँ कह सकते हैं एक तरह की मैसेजिंग सेवा है जो कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंप्यूटर से संवाद करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया शैक्षिक पोर्टल है। 4 ऑप्शन दिए, ई ज्ञान, ई बाजार, ई शिक्षा, ई राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ई ज्ञान। ई ज्ञान पोर्टल पर स्कूल एजुकेशन से संबंधित टॉपिक्स की जानकारी और उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह की जानकारी उस पर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। 4 उत्तर दिए, एक्स यानी ट्विटर, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया और फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जिसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। जबकि एक्स यानी ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगर
साइट होती है। तो ट्विटर ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया एक पब्लिशिंग हाउस का नाम है और एक न्यूज़ चैनल को भी ये मैनेज करता है। और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स को अपने पिक्चर्स, वीडियोस, मूवी वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का उदाहरण है? तो 4 उत्तर दिए हैं, एक्स यानी ट्विटर, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया और फेसबुक। तो ट्विटर का नया नाम अब जो चेंज हो गया है वो एक्स हो गया है, और मैंने यहाँ ट्विटर और एक्स दोनों इसलिए बताया कि आप एक दूसरे को इंटर रिलेट कर सको। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा गया है कि इसमें जो भी ब्लॉग आप लिखते हो उसकी शब्द संख्या लिमिटेड होती है। आप एक निश्चित संख्या से बड़ा ब्लॉग यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहलाता है। बाकी तीनों की जानकारी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दी है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? 4 उत्तर दिए हैं, पंजीकरण, मॉडरेशन, आवंटन, स्क्रूटनाइजेशन। तो सही उत्तर है स्क्रूटनाइजेशन। राज संपर्क पोर्टल जो है उसमें पंजीकरण, मॉडरेशन, अलोकेशन तो होता है पर स्क्रूटनाइजेशन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह फाइल जिसमें तैयार शैलियां होती है जिनसे हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से जिन्हें उपयोग कर सकते हैं उसे इस रूप में जाना जाता है। 4 उत्तर दिए, प्री फॉर्मेटिंग, टेम्पलेट, विजार्ड, ऑटो स्टाइल। तो इसका सही उत्तर है बी, टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है बना बनाया जिसमें सब कुछ सेट होता है, बस हम अपना डेटा उसके अनुसार फिट करते जाते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है, जिसमें बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड के पूरे सब्जेक्ट के अनुसार बैकग्राउंड हमें मिल जाता है, फ़ॉन्ट के साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर, अंडरलाइंस वगैरह सब सेट रहते हैं। बस हम अपना टेक्स्ट डालते ही हमारा प्रेजेंटेशन, सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। तो इस बने बनाए फॉर्मेट को हम कहते हैं टेम्पलेट। अगला प्रश्न है, रोजगार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? 4 उत्तर दिए, ई मित्र के द्वारा, रोजगार विभाग की वेबसाइट के द्वारा, ए और बी दोनों, और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, सी उत्तर इसका सही उत्तर है। यानी हम ई मित्र के द्वारा भी ऑनलाइन रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रोजगार विभाग की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर भी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड जारी किया जाता है? 4 उत्तर दिए, UIDAI के द्वारा, NSDL के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है UIDAI के द्वारा। ये UIDAI का फुल फॉर्म जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो एक विशिष्ट पहचान के लिए आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक की थंब इम्प्रेशन और आइरिश को स्कैन किया गया, और जो सब नागरिक का अलग अलग होता है और उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, 10 डिजिट का नंबर, UID जिसको कहा जाता है पहचान संख्या, और जिसे ही आधार नंबर कहा जाता है, जिसके द्वारा फर्जी पहचानों को खत्म किया जा रहा है, और जो भारत के नागरिक है उनकी पहचान इसके आधार पर पता लगाई जा रही है। अगला प्रश्न है 22वां, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट है? 4 उत्तर दिए, www.passport.com, www.indianpassport.gov.in, www.passportindia.gov.in, और चौथा है www.indiapassport.gov.in। तो सही उत्तर है सी, www.passportindia.gov.in। इस साइट पे जाके हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रकार नहीं है? 4 उत्तर दिए हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैबलेट, लैपटॉप। तो इसका सही उत्तर है लैपटॉप। लैपटॉप नाम से समझ में आ रहा है आपके लैप पे रखा जाने वाला, यानी आपकी गोदी में रखा जाने वाला डिवाइस, इसलिए इसको हाथ में रख के आप मैनेज नहीं कर सकते हो, जबकि स्मार्टफोन, टैबलेट और फैबलेट लैपटॉप की तुलना में साइज में छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपने हाथ में लेके और आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है 24वां, किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त कोड है। 4 उत्तर दिए हैं। पहला बता रही हूं मैं, *#12580 *369#। दूसरा है *#1234 *000#। तीसरा है *#84719 *854#। और चौथा है *0 तो इसका सही उत्तर है ए, *12580 *369#। इस नंबर को आप अपने मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन के पर टाइप करके और एंटर करेंगे तो आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2019 में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। 4 उत्तर दिए। पहला शिफ्ट, दूसरा एंटर, तीसरा शिफ्ट प्लस एंटर, चौथा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका सही उत्तर है एंटर। एंटर की प्रेस करने पे आप जो भी टाइप कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। वहीं पे जहां आपने एंटर की प्रेस की वहीं से कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। एंटर की के 2 यूज होते हैं। एक तो कोई भी कमांड जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं, और दूसरा एंटर की प्रेस करते हैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है 26वां, यह विभिन्न टैब्स पर कमांड्स को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड्स के समूह बनाता है। 4 उत्तर दिए, रिबन, टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार। तो इसका सही उत्तर है रिबन। टैब जो होते हैं मेन्यू बार पे जो अलग अलग टैब होती है जिनसे अलग अलग मेन्यूज या रिबन ओपन होते हैं तो उन्हें तो हम टैब कहते हैं। और जब किसी टैब पर हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने होम टैब पे क्लिक किया तो होम रिबन खुलता है और उसमें कई सारे कमांड्स आपको दिखाई देते हैं जिनको हम स्क्रीन से ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कमांड्स कई सारे जिनको ऑर्गेनाइज करके रखता है वो काम करता है रिबन, और टैब्स को प्रेस करके हम पर्टिकुलर रिबन को ओपन करते हैं और जहां पर कई सारे कमांड होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और राइट बटन प्रेस करते हैं तो जो टूल बार ओपन होती है, जो कमांड बार ओपन होती है उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जिसको हम तुरंत एक्सेस करके काम कर सकते हैं। और टाइटल बार जो होती है वो प्रोग्राम के सबसे ऊपर होती है, जिसको हेडिंग, जिसमें प्रोग्राम का टाइटल और फाइल का टाइटल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 27वां, किसी डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन या स्थान अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है जिससे इसको भविष्य में पहचाना जा सके। 4 उत्तर दिए, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, चार्ट। तो इसका सही उत्तर है बुकमार्क बी। बुकमार्क मतलब एक ऐसा मार्क हम लगा देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जिसे हम बाद में कभी भी ओपन करें तो वहां पर हम तुरंत पहुंच सके, उस बुकमार्क की सहायता से उस जगह पर हम पहुंच सके, तो उसके लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। जबकि हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य प्रोग्राम को या अन्य फाइल को ओपन करके और वहां पहुंच सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस फाइल में जो भी हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाए हैं उनका रेफरेंस बताने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। और चार्ट एक टाइप से डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं वो चार्ट कहलाते हैं। 28वां प्रश्न है 3D प्रिंटर में डी क्या होता है। 4 उत्तर दिए, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिवीजन, डायमेंशनल। तो सही उत्तर है डायमेंशनल। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। अभी तक जो भी आप प्रिंट करते हैं तो वो 2 डायमेंशन होता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और आप कोई भी पिक्चर बनाते हो तो वो एक पेज पे केवल 2 डायरेक्शन में दिखाई देता है। पर 3D प्रिंटर जो होता है उसमें आप डायग्राम जो भी बनाएंगे, जो भी प्रिंट करेंगे वो 3 डायमेंशनल में आएगा, यानी लेंथ और हाइट के अलावा विड्थ भी मिलेगी उसमें आपको। जैसे आपने कोई यानी क्यूब लिया जिसमें लेंथ, हाइट और विड्थ होती है, तो जब आप क्यूब को प्रिंट करेंगे
तो क्यूब का ही शेप बनके और आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा क्यूब के शेप का, जिसमें तीनों डायरेक्शन होगी, यानी वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में। तो 3D प्रिंटर में डी जो होता है वो डायमेंशनल होता है, जो कि तीसरी दिशा को बताता है। अगला प्रश्न है 29वां, अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करना कहलाता है। 4 उत्तर दिए, फिल्टरिंग, पेस्टिंग, सॉर्टिंग, डेटा लॉकिंग। तो सही उत्तर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक सुविधा दी गई है एक्सेल में, जिसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और चूंकि वर्कशीट में जो डेटा अरेंज किया जाता है वो कई सारे कॉलम्स के आधार पर, कई सारी फील्ड के आधार पर मैनेज किया जाता है, तो हम एक से ज़्यादा फील्ड के आधार पर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर पाते हैं सॉर्टिंग की सुविधा के द्वारा। अगला प्रश्न है 30वां, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को कहा जाता है। 4 उत्तर है, डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज, लीजेंड, डेटा लेबल्स। तो इसका सही उत्तर है डेटा लेबल्स। अगला प्रश्न है 31वां, VGA केबल में कितने पिन होते हैं? 4 उत्तर दिए, 11, 13, 14, 15। तो सही उत्तर है 15। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे, जो कि केबल होती है, और केबल में जब आप कंप्यूटर यानी CPU में लगाते हो तो इसका एक अलग ही सॉकेट आपको दिखाई देता है। ये मॉनिटर से अटैच वाली केबल जो होती है उसमें होता है ये वाला VGA केबल, उसी केबल को कहा जाता है। और इसमें 15 पिन होते हैं, जो कि 3 रो में 5-5 की संख्या में दिए होते हैं। अगला 32वां प्रश्न है, इस तरीके में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। इसके लिए 4 उत्तर दिए, डिनायल ऑफ सर्विसेज, पासवर्ड अटैक, फिशिंग, मेलवर्टाइजिंग। तो इसका सही उत्तर है डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसके द्वारा हैकर्स जो है वो इस तरह का डेटा आपके सिस्टम में भेजता है कि आपके नेटवर्क से जुड़े हुए सारे सिस्टम हैक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 33वां, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। 4 उत्तर है, रेट्रोवायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, घोस्ट वायरस। तो इसका सही उत्तर है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो कि एंटीवायरस प्रोग्राम जो वायरस को डिटेक्ट करने का कार्य करता है, उस एंटीवायरस प्रोग्राम पे ये एक्टिव हो जाता है और उसको ये पहचान नहीं लगाने देता है कि वायरस कौन सा है या वायरस कहाँ है, तो वो पहचान ही नहीं पाता है कि वायरस है या नहीं है। अगला प्रश्न है 34वां, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? 4 उत्तर दिए, POP3, IMP, HTTP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो इसका सही उत्तर है POP3। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसके द्वारा हम पर्सनल ईमेल अकाउंट का उपयोग करके आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करते हैं। HTTP के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का URL जब हम डालते हैं तो इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम उस URL को, उस वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। IMP कोई प्रोटोकॉल नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? 4 उत्तर दिए, कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, इन्वर्टेड, एक्सटेंड। तो इसका सही उत्तर है C, इन्वर्टेड। जब हम कोई प्रोजेक्टर को किसी कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो 4 तरीके से हम उसको जोड़ सकते हैं। एक तो PC ओनली यानी कंप्यूटर ओनली वर्जन के मोड में जोड़ सकते हैं, जिसमें केवल PC पे जो होता है वही दिखाई देता है। दूसरा होता है डुप्लीकेट, तो जो PC पे है वही आपके प्रोजेक्टर पे भी रहेगा और वह डिस्प्ले होगा। इन्वर्टेड नहीं होता है। फिर होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड में PC पे जो है उसके आगे की चीज आपके प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है। और सेकंड कॉपी, सेकंड स्क्रीन ओनली, इसमें केवल प्रोजेक्टर PC पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल प्रोजेक्टर पे दिखाई देगा और उसी को डिस्प्ले किया जाता है। तो ये 4 तरीके होते हैं, इसमें इन्वर्टेड कोई तरीका नहीं होता है,
इसलिए सही उत्तर है इन्वर्टेड। मुझे विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको टॉपिक समझ में आएंगे इससे। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ लेके एग्जाम में पास हो सके। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।